नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे देश के किसान खेती बाड़ी के साथ साथ ज़रूरी पशुपालन का काम करते हैं। एक दो गाय तो हर किसान के पास होती हैं। अगर हमारे किसान भाई खेती के साथ साथ गो पालन अथवा डेयरी का काम करें और कर भी रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं, तो निश्चित तौर से एक अतिरिक्त आमदनी हमारे किसान भाइयों को मिलती है। किसान भाइयों, आज हम हैं मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के एक गांव है बघोली, और हमारे साथ हैं एक ऐसे ही गोपालक जो गोपालन का काम करते हैं, श्री जयराम जी गायकवाड़। उनसे जानते हैं इनकी सफलता का राज। जयराम जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी यहाँ गाय हैं और गोपालन का काम आपने कब से शुरू किया, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरे को प्रेरणा तो ऐसा है कि मेरी पहले से जिज्ञासा थी कि मैं गौपालन करूँगा, खेती करूँगा। और पहले मैंने शेड हमारा दूसरे खेत पे हुआ करता था, वहाँ पे ज़्यादा श्रम करना पड़ता था। गोबर टोकनी से गोबर फेंकना पड़ता था, उसके बाद में उसको गोबर गैस में ले जा कर के डालते थे, फिर उसको वर्मी कंपोस्ट डालते थे। यहाँ पे मैंने आधुनिक थोड़ा सा डेयरी का शेड तैयार किया है। यहाँ टेल टू टेल गौशाला का निर्माण किया है, पूछ के इधर पूछ। आप देख रहे हो कि इस शेड में मैंने 3 चेम्बर बना के रखे हैं। तो यहाँ पे सुबह के समय जब हम यहाँ पे गोबर का निस्तारण करते हैं तो यहाँ कंप्रेसर लगा हुआ है। कंप्रेसर से प्रेशर इस शेड में देते हैं तो ये सारा का सारा गोबर बह करके इस चेम्बर में आ जाता है। और ये चेम्बर कोई नया चेम्बर नहीं है। जो गोबर घोलने का टाका अपन गोबर गैस के पास में बनाते हैं, इसको हमने 20 शेड में बना लिया है। यहाँ पे कंप्रेसर से प्रेशर मारेंगे तो पानी के साथ में पूरा गोबर बह करके इस चेम्बर में चला जाएगा, और आधे घंटे में क्या 15 मिनट में इस पूरे शेड का गोबर फेंका जाएगा और ये सीधा गोबर गैस में चला जाएगा। यहाँ से बारीक होकर के कंप्रेसर का प्रेशर बहुत तेज़ होता है। कंप्रेसर का प्रेशर गोबर के ऊपर पड़ता है तो गोबर बारीक हो जाता है। बारीक होने के बाद में ये जो चेम्बर में जाली लगी हुई है, इससे गोबर अंदर चला जाएगा। ये नया कोई चेम्बर नहीं है। ये गोबर घोलने का टाका जो अपन गोबर के इसके पास में बनाते हो, अपन ने यहाँ बना लिया। तो यहाँ पे गोबर घुल के डायरेक्ट गोबर गैस में चला जाएगा। तो हमने गोहान में चारा डाला, उसके बाद में इसको कंप्रेसर से गोबर का निस्तारण किया, साफ कर लिया। गोबर यहीं घुल गया, गोबर गैस में जाता है। ये गोबर गैस में जाएगा, एक गोबर गैस में जाएगा, दूसरे गोबर गैस में जाएगा, और उसके बाद में ये वर्मी कंपोस्ट में जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे गोहान में चारा डालेंगे, तब से हम गोबर को हाथ नहीं लगाते, हम सीधा वर्मी कंपोस्ट निकालेंगे आखिरी में। तो इतने काम को, इतने श्रम को हमने कम कर दिया यहाँ पे। तो इतने श्रम को कम कर लिया तो इसमें क्या है, जो लागत मूल्य में कमी आई है। तो लागत मूल्य में कमी आएगी तो अपना प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ जाएगा। जी किसान भाइयों, कोई भी काम करने से पहले उसका ठीक से प्रबंधन हो, व्यवस्थित तरीके से किया जाए तो परिणाम अच्छे ही होते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आवास की व्यवस्था ने बढ़िया की है। किन खास बातों का और ध्यान रखा जाता है आवास में? जैसे आपकी जो गाय भैंस दिख रही है, क्या गाय के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है या भैंस के लिए अलग से की जाती है? अब देखो, गाय एक साइड में बांध के रखते हैं, भैंसे एक साइड में बांध के रखते हैं। वो दरअसल में भैंसे थोड़ी सी बदमाश होती है तो वो गायों को मारती है। तो गाय भैंस अलग रहती है, गाय अलग रहती है। और बाकी का हम लोग जो दूध देने वाले जानवर नहीं रहते उनको ओपन बाउंड्री में छोड़ देते हैं। आपको मैं बाउंड्री बताऊंगा, उसमें टाके में पानी भरा रहता है, गोहान में चारा रहता है। उनको लगे तो वो चारा खाते हैं, उनको प्यास लगी तो पानी पीते हैं, और जिनको बैठना हो बैठते हैं। मतलब मन मर्जी का रहते हो बाउंड्री में भी। तो और दूध वाले जानवरों को हम यहाँ बांध के रखते हैं, दिन में उनको भी ओपन छोड़ देते हैं। जैसे अभी गर्मी का समय चल रहा है तो रात में ये पूरे गौवंश बाहर छोड़ देंगे हम लोग। तो मौसम का ध्यान रखा जाता है। जैसे गर्मी में अलग सुविधाएं देते हैं, बरसात में अलग। बरसात में दिन में हम बाहर छोड़ देते हैं, ठंडी में बाहर छोड़ देते हैं। और अभी गर्मी में दिन में हमने अंदर करके रखे हैं। जब रात में इनको बाहर कर देंगे तो बाहर गोहान में सूखा चारा रखा हुआ है, टाके में पानी है, बाउंड्री है, ओपन छोड़ देंगे पूरे। वो घूमेंगे फिरेंगे, उनको 4 घूंट की प्यास लगी तो टाके में जाके पानी पियेंगे।
चारा खाने की इच्छा हुई, उनकी भूख लगी है, तो वो वाहन में चारा खाएंगे, नहीं तो बैठेंगे उठेंगे घूमेंगे फिरेंगे। तो किसान भाइयों, जिस प्रकार हमें अपने आवास की ठीक ठाक ढंग से देख रेख करना पड़ता है, उसी प्रकार पशुओं को तभी तो अच्छा दूध मिलेगा। ठीक है ना ये? जी। है ना? तो इसकी आप साफ सफाई दिन में कितनी बार करते हैं? सर, ये शाम और सुबह 2 बार साफ सफाई होती है। और दिन में जो भी गोबर होता है उनको पावड़ी रखी हुई उनको खींच करके साइड लगा देते हैं कि वो ज़्यादा भरे नहीं। जयराम जी, आप एक किसान भी हैं जी। और आपसे हमारी बात हुई थी, हम खेत पे आपके खड़े थे, तब आप बता रहे थे। तो खेती में गायों की या पशुपालन का क्या महत्व है, क्या ज़रूरत है? बहुत ही ज़्यादा महत्व है गौपालन का। आपके खेती का जितना इन्वेस्ट निकलता है, मक्का के ढंढेरे, गन्ना बाड़ी के बांड, धान का पुआल, गेहूं का भूसा, आपके पास में अगरचा गौवंश नहीं तो अपने पास में कृषि इन्वेस्ट है। हमारे लिए वो चारा है। हम इसको हम गौवंश को डालेंगे, धरती माँ का इन्वेस्ट गौवंश को डालेंगे, तो शाम को डालेंगे, सुबह अपने को क्या मिलेगा? गोबर। दुनिया में ऐसी कोई दूसरी मशीन नहीं जो 12 घंटे में आपके कृषि इन्वेस्ट का खाद बना दे। ये अपनी गौ माता ऐसी मशीन है जो 12 घंटे में अपने कृषि इन्वेस्ट का खाद बना देती है। और इस खाद का, अब गोबर में गर्मी होती है, आपने देखा होगा लोगों के वहाँ घूड़े लगे रहते हैं, तो घूड़ों में आप 1 फीट के नीचे हाथ डाल के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। गोबर का टेम्परेचर क्यों रहता है? मीथेन गैस के कारण। उस गैस को हम गोबर गैस से निकाल करके, आप देखोगे अभी हम गोबर गैस के ऊपर गायों के लिए दलिया बना रहे हैं, मावा मशीन चलाते हैं गोबर गैस के ऊपर, कुट्टी मशीन चलाते हैं इंजन के ऊपर, और ज़रूरत पड़ी तो जनरेटर भी गोबर गैस से ऑपरेट करते हैं। जब गोबर गैस से निकल गया तो गोबर पूरा ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसकी मीथेन गैस गोबर गैस निकल गई होती है। और इसको वर्म, केचुआ बड़े चाव से खाता है। तो केचुआ चाव से खाएगा तो वर्मी कंपोस्ट बना देगा। वर्मी कंपोस्ट फिर अपन ने जिस धरती माँ से कृषि इन्वेस्ट लिया था, उस धरती माँ को वर्मी कंपोस्ट रूप में वापस करा दिया। अब हो गई आपकी ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती, परंपरागत खेती, आप जो भी बोल सकते हो इसको। अब इससे उत्पादित अनाज को हम अच्छे मूल्य पे बेचते हैं, तो उससे अपने को मूल्य भी अच्छा मिलता है। गौपालन से जो दूध मिलता है उससे भी आय होती है, और इसके इन्वेस्ट से जो आमदनी आती है, हम लोग वर्मी कंपोस्ट भी बेचते हैं, वर्म भी बेचते हैं। तो किस लिए बेच रहे, किसकी वजह से बेच रहे? गौपालन की वजह से बेच रहे। हमारे पास में जैसे अभी प्रचुर मात्रा में अभी कम से कम 10-15 कुंटल वर्म होगा। अभी भी हम अगर 4 कुंटल वर्म निकाल करके आज किसको दे देंगे तो हमारे पास में 2-4-8 दिन में और उतना अवेलेबल हो जाएगा। मतलब आज जैसे हमने गेहूं निकाल करके, जैसे हमारे पास में 100 कुंटल गेहूँ है, 40 कुंटल गेहूं दे दिया तो हमारे पास में 60 कुंटल बचा। लेकिन हमने आज 4 कुंटल वर्म निकाल के दे दिए तो हमारे पास में 2-4-8 दिन के बाद में फिर और उतने हो जाएगा। मतलब इसका क्षय नहीं होता, ये होते रहते हैं। आप कितना भी बेच दो तो मैं अनकरीबन और बगैर किसी परिश्रम के, केंचुओं को सिर्फ आपको नमी उपलब्ध कराना। आप देख रहे हो पूरे आधे 1 एकड़ में वर्मी कंपोस्ट बन रहा है। हम लोग इसको बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं करते, सिर्फ इनको नमी उपलब्ध कराते हैं और गोबर डाल देते हैं। गौ माता का इन्वेस्ट उनको खिला देंगे और वो खाएंगे, उनका भोजन है गोबर। जैसे अपना भोजन रोटी, अपन गेहूं की रोटी खाएंगे, मक्का की रोटी खाएंगे, वैसे ये केंचुओं का भोजन है गोबर। जी जी। तो ये गोबर को खाएंगे तो उनका जर्मिनेशन भी होगा। बस बात सरते अपने को इतना ख्याल रखना पड़ता है कि इनको नमी उपलब्ध कराते रहना पड़ता। तो हम नोजल लगा देते हैं, नोजल के माध्यम से इनको नमी दे देते हैं। किसान भाइयों, आपने सुना होगा घूरे से सोना, तो घूरे से सोना ऐसे ही बनाया जाता है। अभी जयराम भैया बता रहे थे कि इससे गोबर मिलता है और आधुनिक ढंग से इसको गोबर का साफ हो जाता है। पीछे वर्मी कंपोस्ट है, रसोई गैस के लिए एक रसोई गैस है, वहाँ से इनको ईंधन मिलता है और खाद मिलता है। कितना बढ़िया बता रहे हैं, ये तो आप भी कर सकते हो, कर भी रहे हैं कुछ किसान भाई। जयराम भैया, अब बात आती है दुग्ध उत्पाद की, अर्थात दूध की। तो आप हमें बताएं कि कितने आपके पास गौ माता हैं, इनसे कितना आपको प्रतिदिन दूध मिलता है? मेरे पास क्या करते हैं? मेरे पास में अनकरीबन गाय भैंस करके दूध वाले
जो गौ माता या भैंस है वो अनकरीबन 20 दूध वाले है, तो इनसे मेरे को अनकरीबन 200 लीटर दूध पर डे मिलता है। तो 100 लीटर दूध हम लोग सुबह के समय सप्लाई में दे देते हैं। जो मार्केट में यहाँ पास में शहर है, यहाँ से 10-12 किलोमीटर, यहाँ पे हम लोग दूध 1-1, 2-2 लीटर की वो पैक करके ले जाते हैं। तो 45 रुपये लीटर में हम लोग दूध बेचते हैं। 100 हाँ, लीटर 100 लीटर दूध 45 रुपये के हिसाब से हम लोग बेचते हैं। और उसके बाद में जो शाम का दूध रहता उसका, भैंस के दूध का हम लोग घी बनाएंगे, और घी बनाने के बाद में फिर उसका जो मही रहता वो भी हम लोग सप्लाई करते हैं, और उसका दही बनाएंगे, और गाय के दूध का मावा बनाएंगे। और ये जब दूसरे दिन जब ये हमारा भतीजा दूध लेकर के जाएगा तो उसके साथ में किसके लिए मावा ले जाएगा, किसके लिए पनीर ले जाएगा, किसके लिए दही ले जाएगा, किसके लिए घी ले जाएगा। तो शाम के दूध के ये प्रोडक्शन वो होता है। क्यों इसके बाजार तो मिल ही जाता है कहीं भी। मार्केट तो हमारे से बहुत लोग मेरे को कंप्लेन करते कि आपका भतीजा साइड में दूध देता और हमारे यहाँ दूध नहीं दे रहा। जैसे तो अब मैं, वो भतीजा बोलता है कि मेरे पास में उतना अभी हो नहीं रहा है, धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा और ज़्यादा, तो प्रोडक्शन मेरे को जब बढ़ाऊंगा तब उसकी और पूर्ति होगी। लेकिन हमसे कभी भी मावे की पूर्ति नहीं होती, न कभी दूध की पूर्ति हो रही है, न घी की पूर्ति हो रही है, न इससे उत्पादित जो जैविक ऑर्गेनिक खेती जो हम कर रहे हैं, इससे गुड़ बनाते हैं, गेहूं बनाते हैं, तुअल की दाल बनाते हैं, चने की दाल बनाते हैं, न इसकी भी पूर्ति नहीं हो पाती। तो दरअसल में अच्छे चीज़ देश में अच्छा खाने वालों की कमी नहीं है, अच्छा उपलब्ध कराने वालों की कमी है। और बगैर गौ माता के अपन ऑर्गेनिक खेती नहीं कर सकते। किसान भाइयों, गौ पालन का व्यवसाय ऐसा है, अभी जयराम भैया ने बताया कि कभी क्षय नहीं होता है ना, नष्ट नहीं होता, वो अक्षय रहता है, हमेशा अमर रहता है। कैसे? रोज 45 रुपये पर लीटर से 100 लीटर दूध ये पास के गांव में, पास के शहर में भेजते हैं। 4,500 रुपये प्रतिदिन मिलता है, और कहते हैं रोज़ आमदनी होती है, वहाँ कभी कोई कमी नहीं रहती है। अब जी आपने कहा कि आपका भतीजा दूध बेचता है, तो आपके भतीजे जैसे अनेक नौजवान जो पढ़ लिख कर गाँव में रहते हैं, उनके लिए आप इस बारे में, डेयरी उद्योग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि मेरा भतीजा भी आज वो इस व्यवसाय में लगा हुआ है। एक दिन में जाएगा वो तो दूध ले जाएगा, मावा ले जाएगा, पनीर ले जाएगा, गुड़ ले जाएगा, दाल ले जाएगा, किसके लिए, तो एक दिन में अनकरीबन 10,000 रुपये वो लेके आता है। जयराम जी, जो किसान भाई खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन अर्थात डेयरी का काम कर रहे हैं या करना चाहेंगे, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं सलाह ये देना चाहूँगा, दूध में जो लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट दूध में बनाएंगे वो लोग फेल है। आपने देखा होगा कई लोग डेयरिया, बड़ी बड़ी डेयरिया खोलते हैं, लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, डेयरिया अनसक्सेस होती है। तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट काय में बनाते हैं? दूध में बनाते हैं। मैं आपको दूध की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताता हूँ, गोबर की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताता हूँ। मेरे पास में इतने गौवंश से 15 कुंटल गोबर पर डे हो रहा है। 15 कुंटल गोबर पर डे हो रहा है। मेरे पास में आज 200 लीटर दूध हो रहा है, वो 100 लीटर होगा ऐसा हो सकता है, 100 लीटर होगा ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरे पास में 15 कुंटल गोबर हो रहा, 14 कुंटल गोबर होगा ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि और ज़्यादा ये बछड़े बड़े होंगे तो और ज़्यादा चारा खाएंगे, और ज़्यादा गोबर होगा, है ना। दूध का ऐसा है कि कोई जानवर उड़ गया या कोई बीमार हो गया, या तो वो प्रोडक्शन भले कम हो सकता है, लेकिन गोबर कम नहीं होगा। गोबर 15 का 16 कुंटल हो सकता है, लेकिन 14 कुंटल नहीं होगा। तो इस गोबर को हम लोग गैस निकालते हैं, गोबर से गैस निकालते हैं, हमारे कमर्शियल उपयोग में लेते हैं, मावा बनाते हैं, उसकी मशीन चलाते हैं, गायों के लिए दलिया बनाते हैं, लेबर लोग खाना बनाते हैं उस पर, और जनरेटर चलाते हैं, और कुट्टी मशीन का इंजन चलाते हैं उसके ऊपर। और उसके बाद में अब गोबर ठंडा हो गया, गोबर ठंडा हो गया क्योंकि इसकी मीथेन गैस निकल चुकी है, तो गोबर ठंडा हो गया। गोबर ठंडा हो गया तो इसको केचुआ बड़े चाव से खाता है। तो हमने 15 कुंटल अगर चाह गोबर पर डे हुआ तो 10 कुंटल वर्मी कंपोस्ट उसका बनेगा। अब 10 कुंटल वर्मी कंपोस्ट में 2 कुंटल पर डे के हिसाब से अपने प्रक्षेत्र के लिए निकालेंगे।
अपने प्रक्षेत्र के लिए निकालेंगे तो अपने पास में 10 कुंटल वर्मी कंपोस्ट सप्लाई के हिसाब से रहेगा, तो 8 कुंटल वर्मी कंपोस्ट 700 रुपये कुंटल के हिसाब से बेचते हैं, तो 8 7 56, 5,600 का पर डे का हमारा क्या हुआ, गोबर 5,600 का गोबर हुआ। और इसमें जो गोबर में वर्म तैयार होते हैं, इनको जो खाना उपलब्ध कराना पड़ता है, खाना उपलब्ध मतलब गोबर, तो खाना कहाँ से मिला अपने को, गौ माता से मिला। अब ये प्रचुर मात्रा में वर्म की जर्मिनेशन होती है, और वर्म हम लोग या क्या बोलना चाहिए, जो कृषक आते हैं उनको भी कम से कम रेट में उपलब्ध कराते हैं, और उनको बनाने की टेक्नोलॉजी भी बताते हैं, और उसके बाद में वर्म भी देते हैं। तो करीबन 10 लाख रुपए के वर्म मैं हर वर्ष सप्लाई करता हूँ। और वर्मी कंपोस्ट का रेट मैंने आपको बताया 550 रुपये पर डे के हिसाब से, आप 365 में गुना कर लीजिए, आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो ये 20-25 लाख रुपए काय से मिले अपने को, गोबर से मिले और बगैर परिश्रम से मिले। दूध तो मिला तो अपने को रातिब खिलाना है, उनको खिलाएंगे तब मिला, लेकिन वर्म को कोई रातिब नहीं देना है, कोई खिलाई नहीं देना है, वो अपने आप वर्मी कंपोस्ट बनाते रहेंगे, अपने आप बाढ़ होते रहेगी तो वर्म भी बेचेंगे, वर्मी कंपोस्ट भी तो इस बेचेंगे। प्रकार ये तो लाभ का धंधा खेती है वो बन सकता है अगर अन्य व्यवसाय किसान भाई करें तो। और इसी गोबर से उत्पादित अनाज हम डबल रेट में बेचते हैं। मैंने कभी भी आपको दूध में प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बताई। अगर चाहे मैं 70 रुपये गुड़ बेच रहा हूँ, किस मार्फत बेच रहा हूँ, गोबर के मार्फत बेच रहा हूँ। अगर चाहे मैं 12-14 लाख रुपए का वर्मी कंपोस्ट बेच रहा हूँ तो किस मार्फत बेच रहा हूँ, गोबर के माध्यम से बेच रहा हूँ। तो मैं 10 लाख रुपए का वर्म बेच रहा हूँ तो किस मार्फत बेच रहा हूँ, गोबर के माध्यम से बेच तो रहा हूँ। अपन ये मान के चलें कि जी। पशुपालन का काम अगर युवा करें तो लाभ में रह सकते बिल्कुल, हैं। जयराम जी, चाहे आप आकर के मेरे पास में आकर के अपने प्रक्षेत्र में मैं बारीकी से आपको बताऊंगा, और आप बहुत अच्छा व्यवसाय कर सकते हो। कृषि में प्रचुर संभावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है कृषि में भी, लेकिन आपको उसमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा, सूझबूझ से करना पड़ेगा, और मेहनत भी करना पड़ेगा, और सूझबूझ भी चाहिए उसमें कि आपको कैसा वो करना है। अब क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि गन्ना बाड़ी के बांड जो लोग जला देते हैं, उसको हम कुट्टी मशीन में ला करके बारीक करते हैं, बारीक करने के बाद में गौ माता को खिलाते हैं, और वही बांड हम लोग गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना करके वो 7 रुपये कुंटल बेचते हैं, और लोग गन्ना बेचते हैं 250 रुपये कुंटल। अब बताइए, जो 250 रुपये कुंटल गन्ना बेचते हैं वो भी कृषक ही है, और जो 7 रुपये किलो गोबर बेचते हैं वो भी कृषक ही है। देखिए सर जी, इसमें गौपालन में, गोबर के निस्तारण में बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे आधुनिक शेड बनाया है, इसमें टेल टू टेल गौशाला का निर्माण किया है, और इसमें बीच में एक चेम्बर बना के रखा है। इस चेम्बर में, ये नया कोई चेम्बर नहीं, जो गोबर घोलने का टाका बाहर गोबर गैस के पास में बनाते हैं, वो अपन ने बीच शेड में बना लिया। इसको कंप्रेसर से प्रेशर मारेंगे तो ये गोबर ऑटोमेटिक बारीक हो करके 6 इंची पाइप से गोबर गैस में चला जाएगा। गोबर गैस में चला जाएगा तो इसमें आपको जहाँ 2 घंटे गोबर फेंकने के लिए श्रम लग रहा था, वहाँ पे आपने आधे घंटे में पानी भी उसमें मिला करके कंप्रेसर के माध्यम से। जयराम भैया, आपने हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को, और जो कार्यक्रम को दर्शक देख रहे हैं और नौजवान किसान पुत्र देख रहे हैं, उनको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि आप लगन से काम करें, कड़ी मेहनत से काम करें, और ख़ास बात ये कि ठीक से प्रबंधन रखें तो खेती का धंधा लाभदायक है, हमेशा रहेगा। अगले कार्यक्रम में फिर ऐसी ही नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।